नमस्कार। द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम मशीन लर्निंग की एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक डिसीजन ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। जी। और ख़ास तौर पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमारे पास न्यूमेरिकल फीचर्स हो, मतलब संख्या वाली जानकारी, हाँ, नंबर्स। और हमें सिर्फ दो तरह के नतीजों में यानी बाइनरी क्लासिफिकेशन में चुनना हो, तो ये डिसीजन ट्रीज कैसे फैसला लेते हैं, मतलब डेटा को कैसे स्प्लिट करते हैं या बांटते हैं। सही। इसके लिए हम गूगल के मशीन लर्निंग रिसोर्सेज से मिली जानकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज का हमारा मिशन है डिसीजन ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले एक, कह सकते हैं, बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी एल्गोरिथम के पीछे का लॉजिक समझना। बिल्कुल। कि जब संख्यात्मक डेटा हो, जैसे मान लीजिए हाइट या टेम्परेचर, और सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम हो, जैसे ऑरेंज या ब्लू, हाँ या नहीं, हाँ, बाइनरी। तो ये एल्गोरिदम डेटा को सबसे अच्छे तरीके से कैसे बांटता है, इसी पर हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सेटअप को समझते हैं। कल्पना करें कि हमारे पास एक डेटा सेट है। ठीक है। इसमें हर एंट्री के साथ कोई न्यूमेरिकल जानकारी है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की कीमत है और साथ ही एक लेबल लगा है, लेबल, हाँ। जो दो में से कोई एक है। उदाहरण के लिए नारंगी या नीला। ठीक है, दो क्लासेस। गणित की भाषा में हम इसे D = xi, yi ऐसे लिखते हैं। यहाँ xi वो न्यूमेरिकल फीचर वैल्यू है, जैसे कीमत। हाँ, xi। और yi उसका लेबल है, नारंगी या नीला। ये छोटा i बस ये बताता है कि हम डेटा सेट के कौन से उदाहरण की बात कर रहे हैं, 1 से n तक। जी, जहाँ n टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। बिल्कुल। अब यहाँ हमारा मकसद है एक खास थ्रेशोल्ड वैल्यू t खोजना। थ्रेशोल्ड t। हाँ, ये थ्रेशोल्ड एक तरह की लक्ष्मण रेखा है। हम एक शर्त बनाना चाहते हैं, कंडीशन, जैसे क्या फीचर xi की वैल्यू इस थ्रेशोल्ड t से ज्यादा या उसके बराबर है, मतलब xi is greater than or equals to t। अच्छा। इस शर्त के आधार पर हम अपने डेटा को दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं। एक ग्रुप होगा t ट्रू, जिसमें वो सारे उदाहरण आएंगे जिनके लिए ये शर्त सही है, xi is greater than or equals to t। ओके। और दूसरा ग्रुप होगा f फॉल्स, जहां शर्त गलत है, मतलब xi is t से कम है। ठीक है, t और f। और हमारा लक्ष्य ये है कि इस बंटवारे से, इस स्प्लिट से, दोनों ग्रुप्स में लेबल्स मॉग लिस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा अलग अलग हो जाएं। मतलब एक ग्रुप में एक तरह के लेबल ज्यादा हो, दूसरे में दूसरी तरह के। एग्जैक्टली। क्या हम ऐसा थ्रेशोल्ड टी ढूंढ सकते हैं जिससे ग्रुप टी में ज्यादातर नारंगी उदाहरण आ जाएं और ग्रुप एफ में ज्यादातर नीले? अगर ऐसा हो पाता है तो मतलब ये स्प्लिट हमारे क्लासिफिकेशन के काम का है। ठीक है, तो हमें डेटा को बांटना है, लेकिन हम ये कैसे तय करेंगे कि कोई बंटवारा या स्प्लिट वाकई अच्छा है? मतलब कौन सा थ्रेशोल्ड टी सबसे बेहतर नतीजा देगा? हाँ, ये जरूरी सवाल है। यहीं पर शैनन एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट काम आता है। एंट्रोपी? जी, एंट्रोपी। ये किसी सिस्टम में मौजूद अनिश्चितता या कह सकते हैं अशुद्धता को मापने का एक तरीका है। अशुद्धता मतलब आप इसे ऐसे सोच सकती हैं कि किसी ग्रुप में कितनी मिलावट है या कितना मिक्सचर है। अच्छा, यानी अगर ग्रुप में सब कुछ मिला जुला है तो एंट्रोपी ज्यादा होगी। हाँ, बिल्कुल। एंट्रोपी सबसे ज्यादा तब होती है जब लेबल्स पूरी तरह से मिक्स्ड हों। जैसे अगर हमारे ग्रुप में 50% उदाहरण नारंगी हों और 50% नीले। हाँ। तो कोई क्लियर पैटर्न नहीं है ना। हाँ। सबसे ज्यादा अनिश्चितता है। इसी स्थिति में एंट्रोपी मैक्सिमम होगी। ओके। और इसके उलट अगर ग्रुप पूरी तरह से शुद्ध हो, यानी उसमें या तो सिर्फ 100% नारंगी उदाहरण हो या सिर्फ 100% नीले, तो कोई मिलावट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। बिल्कुल क्लियर। हाँ, इस स्थिति में एंट्रोपी न्यूनतम यानी 0 होगी। वो 3 कटोरे वाला उदाहरण याद है? एक में सिर्फ संतरे, दूसरे में सिर्फ नीले कंचे, हाँ हाँ, और तीसरे में आधे संतरे आधे नीले कंचे। तो तीसरा कटोरा सबसे ज्यादा अशुद्ध या डिसऑर्डर्ड है, उसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा। पहले दो एकदम शुद्ध, उनकी एंट्रोपी 0। समझ गए। तो एंट्रोपी हमें ग्रुप की प्योरिटी या इम्प्योरिटी बताती है, लेकिन इसका स्प्लिट की अच्छाई से क्या लेना देना हुआ? अब आता है इंफॉर्मेशन गेन का कॉन्सेप्ट। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके। ये सीधे सीधे एंट्रोपी का इस्तेमाल करता है ये बताने के लिए कि कोई स्प्लिट कितना फायदेमंद रहा। इंफॉर्मेशन गेन मापता है कि किसी खास थ्रेशोल्ड टी पर डेटा को स्प्लिट करने से एंट्रोपी में कितनी कमी आई। अच्छा, एंट्रोपी में कमी। हाँ, अगर स्प्लिट करने के बाद बने नए ग्रुप्स यानी टी और एफ पहले वाले ओरिजिनल ग्रुप यानी डी की तुलना में ज्यादा शुद्ध हैं, ज्यादा प्योर हैं, तो उनकी औसत एंट्रोपी कम होगी।
जितनी ज्यादा एंट्रोपी कम होगी उतना ही ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन होगा। मतलब इसका मतलब है कि हमने डेटा को बेहतर तरीके से समझने या क्लासिफाई करने की दिशा में कुछ जानकारी हासिल की है, कुछ गेन किया है। तो हम उस स्प्लिट को सबसे अच्छा मानेंगे जिससे एंट्रोपी में सबसे ज्यादा कमी आए, मतलब इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा हो। एकदम सही, बिल्कुल यही लॉजिक है। इसे गणितीय रूप से भी देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन गेन IG होता है ओरिजिनल डेटा सेट D की एंट्रोपी H ऑफ D माइनस स्प्लिट के बाद बने ग्रुप्स T और F की भारित औसत एंट्रोपी। भारित औसत, वेटेड एवरेज। हाँ, वेटेड एवरेज इसलिए क्योंकि हमें T और F के साइज का भी ध्यान रखना होता है। छोटा ग्रुप है या बड़ा ग्रुप, उसका असर पड़ेगा। तो फॉर्मूला है IGD-FT इज इक्वल टू HD T/D HT F/D HF। ओके। यहाँ T और F ग्रुप्स में उदाहरणों की संख्या है, D टोटल संख्या है और HT HF उनकी अपनी अपनी एंट्रोपी। हमारा लक्ष्य है इस IG को मैक्सिमाइज करना। ठीक है। स्रोत में शायद कुछ उदाहरण भी थे इसके, चित्र 9 और 10। हाँ बिल्कुल, उनमें दिखाया गया है। एक उदाहरण है जहां स्प्लिट ऐसा है कि दोनों नए ग्रुप्स में अभी भी लेबल्स काफी मिले जुले हैं, चित्र 9। मतलब प्योरिटी ज्यादा नहीं बढ़ी। सही। तो वहां एंट्रोपी ज्यादा कम नहीं होती और इन्फॉर्मेशन गेन भी कम होता है। ये एक तरह का खराब स्प्लिट है। दूसरे उदाहरण में चित्र 10, स्प्लिट ऐसा है कि एक ग्रुप में ज्यादातर नारंगी और दूसरे में ज्यादातर नीले उदाहरण चले जाते हैं। ये ग्रुप्स ज्यादा शुद्ध हैं। एंट्रोपी कम हो गई होगी। बिल्कुल, इनकी औसत एंट्रोपी कम है और इसलिए इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा है। यही अच्छा स्प्लिट है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तो हमें वो थ्रेशोल्ड T ढूंढना है जो इंफॉर्मेशन गेन को मैक्सिमम कर दे। लेकिन ये होगा कैसे? अगर हमारा फीचर X मान लीजिए तापमान है, तो वो तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, डेसिमल्स में भी। तब तो अनगिनत पॉसिबल थ्रेशोल्ड्स हो सकते हैं। क्या हमें सभी को चेक करना पड़ेगा? ये तो बहुत ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है और ये सही है कि सैद्धांतिक रूप से तो अनगिनत वैल्यूज हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिकली हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा पॉइंट्स की संख्या सीमित है, फाइनाइट है। मान लीजिए n उदाहरण है, तो हमें केवल सीमित संख्या में ही थ्रेशोल्ड्स को टेस्ट करने की जरूरत है। ओके, कौन से वाले? असल में केवल उन्हीं थ्रेशोल्ड्स को टेस्ट करना जरूरी है जो हमारे डेटा पॉइंट्स के बीच में आते हैं। बीच में? हाँ, एक आम तरीका यह है कि हम सबसे पहले अपने फीचर xi की सभी वैल्यूज को सॉर्ट कर लें, मतलब बढ़ते क्रम में लगा लें। ठीक है, सॉर्ट कर लिया। मान लीजिए सॉर्ट करने के बाद वैल्यूज हैं xs1 xs2 xsn। अब हमें सिर्फ उन पॉइंट्स पर ध्यान देना है जहां लगातार दो वैल्यूज अलग हैं। सेम वैल्यूज के बीच थ्रेशोल्ड रखने का कोई मतलब नहीं है ना? हाँ, सही बात है। तो जहां दो लगातार वैल्यूज अलग अलग हैं, हम उन दो अलग वैल्यूज के ठीक बीच की वैल्यू को एक संभावित थ्रेशोल्ड मानकर टेस्ट कर सकते हैं। उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए सॉर्ट करने के बाद दो लगातार अलग वैल्यूज 8.5 और 8.7 आती हैं। तो हम उनके बीच की वैल्यू, जैसे उनका एवरेज ले लें, t इज इक्वल टू 8.5 प्लस 8.7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8.6। इसको एक कैंडिडेट थ्रेशोल्ड मानकर इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इस तरह हमें अधिकतम n-1 या उससे भी कम, अगर कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, संभावित थ्रेशोल्ड्स को ही जांचना होता है, अनगिनत को नहीं। ये काफी एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है। तो अब हमें पता है कि कौन कौन से थ्रेशोल्ड्स को जांचना है। स्रोत में एक उदाहरण चित्र 11 भी था शायद, जो इस पूरी प्रक्रिया के नतीजों को दिखाता है। हाँ, उस चित्र में 4 प्लॉट्स थे। हालांकि हम यहाँ देख नहीं सकते, पर समझ सकते हैं। हाँ, क्या क्या दिखाते हैं वो प्लॉट्स? पहला शायद हिस्टोग्राम था, जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। दूसरा एक लेबल रेशो प्लॉट था। रेशियो प्लॉट? हाँ, वो दिखाता है कि अलग अलग थ्रेशोल्ड पर जो T और F ग्रुप बनते हैं, उनमें नीले या नारंगी लेबल का अनुपात कैसे बदलता है। बेस्ट थ्रेशोल्ड के आसपास दिखता है कि कैसे T में नीले लेवल बढ़ जाते हैं और F में कम हो जाते हैं, या इसका उल्टा। ओके। तीसरा प्लॉट एंट्रोपी का था। वो T और F में एंट्रोपी कैसे बदलती है वो दिखाता है। और चौथा? चौथा सबसे जरूरी था, इंफॉर्मेशन गेन प्लॉट। ये दिखाता है कि इंफॉर्मेशन गेन अलग अलग थ्रेशोल्ड T के लिए कैसे बदलता है। हाँ, यही तो हमें मैक्सिमाइज करना था। बिल्कुल, और इस प्लॉट में साफ दिखता है कि इंफॉर्मेशन गेन एक खास थ्रेशोल्ड पर अपनी पीक वैल्यू पर पहुंचता है। स्रोत के उदाहरण में ये पीक लगभग T इज इक्वल टू 28 पर आता है, जहां इंफॉर्मेशन गेन करीब 0.074 है। तो यही बेस्ट थ्रेशोल्ड हुआ। हाँ, यही वो थ्रेशोल्ड है जिसे एल्गोरिथम चुनेगा। तो इस डिसीजन ट्री के इस नोड पर डेटा को बांटने का नियम बन जाएगा, क्या x की वैल्यू 28 से ज्यादा या बराबर है? x की वैल्यू इज इक्वल टू 28।
ये तो बहुत क्लियर है। एक ग्राफ से हमें बेस्ट डिसीजन मिल गया। अच्छा, एक सवाल और, क्या इन्फॉर्मेशन गेन कभी नेगेटिव भी हो सकता है? नहीं, ये एक जरूरी पॉइंट है। इन्फॉर्मेशन गेन हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या शून्य। शून्य, हाँ शून्य। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। शून्य कब हो सकता है? एक तो तब जब स्प्लिट ऐसा हो कि उससे लेबल्स को अलग करने में कोई खास मदद ना मिले। मतलब स्प्लिट के बाद बने ग्रुप्स टी और एफ की औसत एंट्रोपी उतनी ही हो जितनी ओरिजिनल ग्रुप डी की थी। HT इज इक्वल्स टू HF इज इक्वल्स टू HT, जैसा कुछ। अच्छा। ऐसा तब भी हो सकता है जब आप थ्रेशोल्ड को बिल्कुल एक्सट्रीम पर चुन लें, इतना कम कि सारे पॉइंट्स टी में चले जाएं और एफ खाली रह जाए, या इतना ज्यादा कि एफ में सब चले जाएं और टी खाली रह जाए। हाँ, तब तो कोई बंटवारा हुआ ही नहीं। सही कहा। तब भी प्रभावी रूप से कोई बंटवारा नहीं हुआ और इन्फॉर्मेशन गेन शून्य होगा। स्रोत के उदाहरण वाले ग्राफ में भी आप देखेंगे कि बहुत कम या बहुत ज्यादा थ्रेशोल्ड पर इन्फॉर्मेशन गेन शून्य या शून्य के करीब होता है। अब थोड़ी बात करते हैं एफिशिएंसी की। ये सब करने में, मतलब बेस्ट थ्रेशोल्ड ढूंढने में कितना टाइम या कंप्यूटेशनल एफर्ट लगता है? क्या ये तरीका एफिशिएंट है, खासकर बड़े डेटा सेट्स के लिए? हाँ, इसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर बात करना जरूरी है। देखिए, सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला स्टेप कौन सा था? वो सॉर्टिंग, हाँ, वैल्यूज को क्रम में लगाना। बिल्कुल। अगर हमारे पास n उदाहरण है तो एक अच्छे सॉर्टिंग एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ n log n। हाँ, सुना है। इसके बाद हमें हर संभावित थ्रेशोल्ड, जो लगभग n हो सकते हैं, के लिए इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना होता है। हर कैलकुलेशन में हमें एक बार डेटा से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें करीब O ऑफ n टाइम लगता है। तो O ऑफ n log n सॉर्टिंग के लिए, और फिर n बार O ऑफ n, मतलब O ऑफ n स्क्वायर। नहीं, उतना नहीं। असल में जब हम सॉर्टेड डेटा पर काम करते हैं तो इन्फॉर्मेशन गेन की कैलकुलेशन हर स्टेप पर बहुत तेजी से अपडेट की जा सकती है, O ऑफ 1 या O ऑफ log n टाइम में। तो ओवरऑल एक फीचर के लिए बेस्ट स्प्लिट ढूंढने का काम O ऑफ n log n टाइम में ही हो जाता है। सॉर्टिंग ही डोमिनेटिंग पार्ट है। अच्छा, ये तो काफी बेहतर है। और पूरे डिसीजन ट्री को बनाने में? हाँ, पूरे ट्री को ट्रेन करते समय हमें यह प्रक्रिया हर नोड पर और हर फीचर के लिए दोहरानी पड़ती है। मान लीजिए हमारे पास m फीचर्स हैं। जैसे जैसे ट्री गहरा होता जाता है, हर नोड पर उदाहरणों की संख्या n कम होती जाती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए एक रफ एस्टिमेट है कि ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O mn log 2n के आसपास हो सकती है। कुछ वेरिएशंस भी हैं, पर ये एक ठीक-ठाक आइडिया देता है। मतलब ये फीजिबल है, पर बहुत बड़े डेटा सेट्स या बहुत सारे फीचर्स के साथ टाइम लग सकता है। हाँ, ये जानना जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। कई मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए, जैसे लीनियर रिग्रेशन या SVM, हमें इनपुट फीचर्स को स्केल या नॉर्मलाइज करना पड़ता है। मतलब उन्हें कॉमन रेंज में लाना पड़ता है, जैसे 0 से 1 के बीच। हाँ, क्या डिसीजन ट्रीज के लिए भी ऐसा करना जरूरी है, खासकर इस तरह के न्यूमेरिकल स्प्लिटर के साथ? ये एक बेहतरीन सवाल है और ये डिसीजन ट्रीज का एक बहुत बड़ा फायदा भी है। जवाब है नहीं। नहीं? हाँ, इस तरह के थ्रेशोल्ड आधारित स्प्लिटर का उपयोग करते समय न्यूमेरिकल फीचर्स को स्केल या नॉर्मलाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। फीचर वैल्यूज के असल मान मैग्नीट्यूड पर निर्भर नहीं करता, ये सिर्फ उनके ऑर्डर या क्रम पर निर्भर करता है। ऑर्डर पे? हाँ, जब हम शर्त लगाते हैं xi शुड बी ग्रेटर देन t, तो यह सिर्फ यह देखता है कि xi की वैल्यू t से बड़ी है, ये छोटी या बराबर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यूज 10 और 8 हैं या 10,000 और 8,000। दोनों मामलों में शर्त का नतीजा ट्रू फॉल्स वही रहेगा। हाँ, बात तो सही है। इसी तरह जब हम बेस्ट थ्रेशोल्ड ढूंढने के लिए वैल्यूज को सॉर्ट करते हैं और उनके बीच के पॉइंट्स को टेस्ट करते हैं, तो वो प्रक्रिया भी सिर्फ वैल्यूज के क्रम पर निर्भर करती है, उनके स्केल पर नहीं। मतलब अगर फीचर मीटर में हो या किलोमीटर में, फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, जब तक उनका आपसी क्रम बना रहता है। जैसे 10 मीटर 8 मीटर से बड़ा है और 0.01 किलोमीटर 0.008 किलोमीटर से बड़ा है, बेस्ट थ्रेशोल्ड का चुनाव उसी रिलेटिव पॉइंट पर होगा। वैल्यूज का स्केल बदल जाएगा, लेकिन स्प्लिट वही रहेगा। ये तो कमाल है। हाँ, इस वजह से हमें डेटा प्री प्रोसेसिंग के दौरान न्यूमेरिकल फीचर्स की स्केलिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, डेटा तैयारी को काफी आसान बना देता है। तो चलिए एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने समझा कि डिसीजन ट्रीज
न्यूमेरिकल डेटा को बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए कैसे स्प्लिट करते हैं। जी। वो अलग-अलग संभावित थ्रेशोल्ड्स को टेस्ट करते हैं जो सॉर्टेड वैल्यूज के बीच में होते हैं, हाँ, और उस थ्रेशोल्ड को चुनते हैं जो इंफॉर्मेशन गेन को मैक्सिमम करता है। सही। इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा होने का मतलब है कि स्प्लिट के बाद बने ग्रुप्स में लेबल्स की मिलावट यानी एंट्रोपी कम हो गई है, ग्रुप्स ज्यादा प्योर हो गए हैं। बिल्कुल। और एक बहुत खास बात ये कि यह पूरी प्रक्रिया वैल्यूज के क्रम पर आधारित है, उनकी एक्चुअल वैल्यू पर नहीं। इसलिए हमें फीचर्स को स्केल या नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एकदम सही समरी है। हमने आज एक खास तरह के स्प्लिटर को देखा जो न्यूमेरिकल फीचर्स और बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए काम करता है। अब यहाँ से आगे सोचने के लिए कुछ दिलचस्प सवाल उठते हैं। जैसे ये प्रक्रिया कैसे बदलेगी अगर हमारे पास न्यूमेरिकल फीचर्स के बजाय कैटेगोरिकल फीचर्स हों? मान लीजिए फीचर रंग है जिसमें वैल्यूज लाल, हरा, नीला हो सकती हैं। हाँ, तब तो x ज्यादा है एज इक्वल टू t जैसा थ्रेशोल्ड काम नहीं करेगा। तो वहाँ स्प्लिट कैसे तय होगा? हमें कोई और तरीका अपनाना होगा ना? हाँ, सोचना पड़ेगा। या फिर क्या होगा अगर हमारे डेटा में कुछ वैल्यूज मिसिंग हो? कई बार होता है ना कि किसी उदाहरण के लिए कोई फीचर वैल्यू पता ही नहीं है। हाँ, रियल वर्ल्ड डेटा में तो होता ही है। तो उन उदाहरणों का क्या करें? क्या उन्हें अनदेखा कर दें? या उन्हें हैंडल करने के लिए डिसीजन ट्री एल्गोरिदम्स में कोई खास तरीके होते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो हमें डिसीजन ट्रीज की और गहरी समझ की ओर ले जाते हैं और दिखाते हैं कि ये टॉपिक कितना वास्ट है। Thank you for watching The Funnel Effect.